सी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड इस वीडियो पे आप सबका वेलकम है। हम क्या करेंगे, हम सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इस बेसिस पे सीखेंगे जिस बेसिस पे यूनिवर्सिटी की सिलेबस होती है। मेरा नाम है रौनक और इस पूरे जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा। हमारा प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड होगा आपके सिलेबस से और हम फंडामेंटल से लेकर के एडवांस सी तक सीखेंगे जो भी हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे लिए वैल्यूबल होगा, इवन बियॉन्ड एग्ज़ाम्स जो हमारे करियर में हमारे लिए वैल्यूबल होगा, जो फंडामेंटल्स होते हैं। पर प्राइमरी फोकस हमारा सिलेबस से होगा। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेनियस रिची ने बनाया था 1970s में, अर्ली 1970s में। उससे पहले के जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे वो या तो लो लेवल थे या तो स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। हम आप जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं जिनको लेके हम एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फ़ायदा है कि हम चीज़ें स्ट्रक्चर्ड करके रख सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, हम चीज़ें वेरिएबल्स बना सकते हैं। इस टाइप से जब हम चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हैं और उस तरीके से देखते हैं तो उसको लिखना भी आसान होता है, उसको पढ़ना भी आसान होता है और उसमें एग्जीक्यूशन भी आसान होता है। इसीलिए सी इतना फेमस हुआ। सी के फेमस होने के और भी रीजंस हैं। उसकी पोर्टेबिलिटी कमाल की थी। मतलब बहुत ही इजी कंपाइलर्स, जीसीसी जैसा कंपाइलर हो गया, सी लैंग एक कंपाइलर है जो मैक में बाई डिफ़ॉल्ट भी आता है। तो ऐसे कंपाइलर्स थे जो बहुत ही ईज़िली सी को एग्जीक्यूट होने देते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल था। बहुत ही ज़्यादा मेमोरी ओरिएंटेड, हार्डवेयर ओरिएंटेड था, मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज को वो डायरेक्टली यूज़ कर सकता था। इसलिए भी वो फेमस हुआ। उससे पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे, बट सी इतना फेमस होने का रीज़न यही सब था। अब हम बेसिक समझेंगे कि सी आखिर होता क्या है, मतलब सी को लिखते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई एक सी प्रोग्राम लिखोगे, जिस भी फाइल पे लिखोगे उस फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट सी। जैसे आप टी एक्स टी फाइल खोलते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टी एक्स टी। कभी आप कोई मूवी खोल लो तो उसका यूजुअली एक्सटेंशन होता है MP4। वैसे ही सी फाइल का जो भी हम लिखते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी। और एक बार जब वो फाइल कंपाइल हो गया, मतलब जब कंपाइलर ने आपके कोड, आपके लिखे हुए कोड को मशीन के लिए ट्रांसलेट कर दिया, तब जो एक्सटेंशन बनता है वो यूजुअली डॉट आउट बनता है। सी लैंग से उसका कोई एक्सटेंशन नहीं बनता है, बट जीसीसी से वो डॉट आउट बनता है। वो डॉट आउट वाला जो एक्सटेंशन वाला फाइल होता है वो बाइनरी फाइल होता है और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है यूनिक्स टाइप के सारे मशीन में। ठीक है, विंडोज़ पकड़ लो, मैक पकड़ लो या लिनक्स पकड़ लो, ये सारी यूनिक्स बेस्ड मशीन्स हैं पुराने। तो इन सब में आपका वो एग्जीक्यूटेबल रन होगा। तो चलो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं या उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इतने बड़े में फिर सब लोग दिखोगे ना, ऐसा मज़ा थोड़ी आएगा, सिर्फ मैं ही दिखूँगा। तो इसको किया मैंने छोटा। हाँ, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है और ये पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया है। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, पहला ही है कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हेडर्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, ऑथर डेट क्या है, ये सब वो सब। उतना डिटेल में मैं नहीं घुसने वाला हूँ, बट जो ज़रूरी है आपके लिए, जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा प्रोग्राम समझने में, खुद से प्रोग्राम बनाने में, वो चीज़ें में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। जिसमें सेकेंड चीज़ है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अभी आपने अगर पहले सी किया होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम हैज़ इंक्लूड से शुरू होता है। अभी हैज़ क्या है, इंक्लूड क्या है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है पहले प्रोग्राम तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी फाइल आपका सी में अगर आप लिखोगे तो वो हैज़ इंक्लूड से शुरू होता है, ठीक है। अभी हैज़ इंक्लूड के अलावा भी और भी बहुत प्री प्रोसेसर्स होते हैं सी में, जैसे हैज़ इफ़ होता है, हैज़ इफ़ डिफाइंड होता है, हैज़ इफ़ नॉट डिफाइंड होता है, हैज़ डिफाइन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्री प्रोसेसर्स होते हैं, सबका एक एक करके मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। पहले ये समझ लो प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर से पहले ये समझ लो कि सी के फाइल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली कोड पे जंप करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि सी फाइल कैसे बनता है। तो ये देखो, लेसन जीरो है हमारा, हमारा नॉलेज कैसे का फोल्डर है, उसके अंदर लेसन जीरो है। ये पहला लेसन है, बेसिक लेसन है, इसलिए मैंने इसका नाम लेसन जीरो रखा है। अगले लेसन से मैं आपको एक एक करके डेटा टाइप्स वगैरह बताना चालू करूँगा जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग में काम आएंगे। अभी आपको एक बैकग्राउंड मिलेगा, इस पर आप डालो, एक फ़ाइल बनाओ, कुछ भी फाइल बना सकते हो। मैं बनाऊँगा हेलो और एक एक्सटेंशन रखना है डॉट सी।
डॉट सी बनाया, ये फाइल बन गया। मैंने बताया आपको कौन सा भी फाइल सी का हैज़ इंक्लूड से शुरू होता है, हैज़ इंक्लूड से शुरू हुआ। अभी एस टी डी आई ओ डॉट एच, अभी ये क्या लिखा मैंने, एस टी डी आई ओ डॉट एच, वो भी एक एंगुलर बेसिस के अंदर। तो ये एक फ़ाइल है। ये फ़ाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपका पूरा सी का कोड रहता है, मतलब सी के पैकेजेस जहाँ रहते हैं। तो ये एस टी डी आई ओ करके एक पैकेज है। आपने अपने प्रोसेसर को बताया, इससे पहले कि तुम मेरा प्रोग्राम कंपाइल करो, तुम ढूंढो एक पैकेज जो कि है stdio.h, और उसको इंक्लूड कर दो एक फाइल में। तो उसको इंक्लूड करने से क्या होगा कि उसमें जितने भी डिफाइंड फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को अगर हमको कंसोल में प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो stdio डॉट के अंदर है। तो आपने प्री प्रोसेस को बता दिया कि stdio.h को इंक्लूड करो, और उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसको मैं यूज़ कर पाऊँ। ये बन गया। इसी तरीके से एक और प्री प्रोसेस होता है हैज़ डेफ करके, हैज़ डिफाइन, सॉरी, हैज़ डिफाइन क्या करता है, कोई भी एक वेरिएबल को डिफाइन कर देता है हमारे पूरे प्रोग्राम में रन करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैंने इसको कर दिया हैज़ डिफाइन नॉट इक्वल्स टू 12 लेट्स से, तो अभी क्या हो जाएगा ना, ये नॉट करके एक वेरिएबल बन जाएगा जिसकी वैल्यू 12 सेव हो जाएगी, और ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये डिफिनेशन जो है ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले ही हो जाएगा। मतलब कि हो सकता है कि आपका प्रोग्राम का सिंटैक्स गलत हो, लेकिन ये मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी सी फाइल, कोई भी सी प्रोग्राम हमेशा मेन से शुरू होता है। मेन फंक्शन ही उसकी एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है, अभी फंक्शन क्या होता है वो भी पता करेंगे, बट इससे पहले कि फंक्शन क्या होता है पता करें, तो ये समझ जाओ कि कोई भी आप कोड जो भी मेन के अंदर लिखोगे, आपका प्रोग्राम वहीं से चलना शुरू होगा। ठीक है, मैं मेन को बाद में भी लिखूँ, पहले इधर कुछ भी लिख दूँ, और फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पे इंट सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन, और फिर मैंने ये फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक मैं इसको मेन के अंदर कॉल ना कर लूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मेन के अंदर कॉल करूँगा तभी वो आपका कंपाइलर यहाँ जाएगा। अगर मैंने इसको मेन के अंदर कॉल नहीं किया तो वो यहाँ पे कभी नहीं जाएगा। ठीक है, इसको बस वो डिफाइन करके रख देगा, उसको यूज़ नहीं करेगा, उसको कॉल नहीं करेगा। तो आपका एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आप पढ़ो तो, कि मेन फंक्शन जो है वो एंट्री पॉइंट होता है। आपको मैंने हैज़ इंक्लूड बता दिया, हैज़ डिफाइन बता दिया, और भी बहुत सारे अलग अलग प्री प्रोसेसर्स बता दिए जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले प्रोसेसर उनको पकड़ता है, उसके हिसाब से काम करता है। हैज़ इंक्लूड मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज को इंक्लूड करेगा, हैज़ डिफाइन मतलब उस वेरिएबल को डिफाइन करेगा। फिर बाकी कंडीशंस होते हैं, हैज़ इफ़ हो गया, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूशन हो गया। हैज़ इफ़ डिफाइंड, अगर आपने कोई डिफाइन किया फिर आपने उसको चेक किया हैज़ इफ़ डेफ डेफ करके, तो अगर वो डिफाइंड है तो ही आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इफ़ नॉट डिफाइंड वैसे करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ऐसे बहुत सारे मैक्रोज होते हैं अलग अलग, प्री प्रोसेसर कमांड्स, इनको मैक्रोज भी बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन एक्सटर्न। ये अभी इसके लिए स्किप करते हैं क्योंकि ये मल्टीपल फाइल से डील करता है, तो इसको बाद में सीखेंगे हम। मैंने आपको बता दिया कि मेन फंक्शन से ही हमारी एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है, और मेन फंक्शन हमेशा रिटर्न ज़ीरो करता है। वो मैं आगे बताता हूँ कि फंक्शन होता क्या है, वो रिटर्न क्या करता है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जब हम फंक्शन वाले प्रोग्राम रन कर रहे होंगे। ठीक है, अभी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको दिखाया, मैंने सम फंक्शन करके बनाया। मेन फंक्शन हमें बनाना ही बनाना है, हर सी फाइल में मेन फंक्शन होगा ही होगा। बट उसके अलावा भी हम अपने फंक्शंस बना सकते हैं, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है कि आपने जितने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं मेन के बाद, उन सबको पहले डिफाइन करके रख लो। ठीक है, उनको बता दो कि मैं इस तरीके से ये नाम का फंक्शन बनाने वाला हूँ, उसका रिटर्न टाइप ये होगा, उसके पैरामीटर्स ये होंगे, वो लिख के छोड़ दो। फिर आपको उसको जब डिफाइन करना है तब नीचे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उधर डिक्लेयर करके छोड़ दो, तो वो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर नीचे हमने करना है उसे डिफाइन, कहीं भी हम डिफाइन कर सकते हैं बाद में, पहले डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, बिफोर मेन, डिक्लेयर प्रोटोटाइप बिफोर मेन। और मैंने ये आपको इसके हिडन जेम्स भी बता दिए हैं। ठीक है, इफ़ नॉट डिफाइंड, इफ़ डिफाइन। तो ये हमारा मॉड्यूल होता है कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं इसके डेटा टाइप्स पे। अभी देखो,
मैंने फंक्शन बताया, वो मेन से चलेगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मतलब इसमें आप पहले से ही वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो। इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजुअली वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। बट अगर आप लो लैंग्वेजेस में चले जाओ तो उसमें आपको रजिस्ट्री मिलती थी कि 8 बिट है मेरे पास, इसमें मेरे को ऐसे ऐसे करके सेव करना है एक एक बिट। ठीक है, तो उसमें वेरिएबल डिफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था, इतना ईजी वे में नहीं था। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मेमोरी एड्रेस को सीधा एक नाम दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये वाला जो मेरा मेमोरी एड्रेस है ये इस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। अगर उसे उसने हमें इंटीजर्स स्टोर करवाना है तो उसको दे देंगे इंट, फिर उस मेमोरी एड्रेस का नाम इक्वल्स टू फिर जो भी वैल्यू वो सेव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट नंबर, नंबर तो रिजल्ट की वर्ड होता है, सॉरी, इंट नम इक्वल्स टू 2। तो अभी वो मेमोरी एड्रेस कौन सा भी मेमोरी एड्रेस को हीप में से उड़ाएगा, उसमें वैल्यू सेव कर देगा 2 और उसका नाम रख देगा नम। तो जब भी हम नम को रेफर करेंगे अपने पूरे प्रोग्राम में या उस स्कोप में, नॉट पूरे प्रोग्राम में, आई एम सॉरी, उस स्कोप में जहाँ भी हम नम को रेफर करेंगे वो उसका वैल्यू उठा लेगा। उसका एड्रेस भी हम पिक कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, वो हम आगे देखेंगे सी में कैसे कर सकते हैं। और सी इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें पॉइंटर्स वगैरह हैं, तो आपको बहुत ग्रैनुलर ये मिल जाता है, ग्रैनुलर फीचर मिल जाता है पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। बस केयरफुल रहना होता है कि मेमोरी लीक्स ना हो जाए, क्योंकि जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें इतना ग्रैनुलर कंट्रोल नहीं मिलता है अपने मेमोरी एड्रेस वगैरह पे, उस पर गार्बेज कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें मेमोरी लीक्स वगैरह के चांसेस कम होते हैं। बट इसमें चूंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर कंट्रोल मिल रहा है, आपको डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस ही मिल जा रहा है, वो पूरा एड्रेस ही मिल जा रहा है, तो बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि आपने उसको एक बार डिफाइन कर दिया, रख दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद उसको अनडिफाइन किया ही नहीं, तो वो आपका मेमोरी एड्रेस हमेशा के लिए एलोकेट हो गया, वो हमेशा ही रन कर रहा है आपके कहीं रैम में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें उसे अनडिफाइन करना पड़ता है या फंक्शन को रिटर्न करा के एग्जिट करना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस हैं उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे, अभी हम सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि मेमोरी एड्रेस को एक डेटा टाइप दे देना है, उसको एक वैल्यू दे देना है। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हमारे पास चार होते हैं सी में। ठीक है, एक तो इंट हो गया, इंटीजर। अभी इंटीजर में वो इंटीजर सेव करेगा -1 -2 -3 ऐसे, या 0 1 2 3 4 ऐसे करेगा, बट वो डेसिमल सेव नहीं करेगा। आप इंटीजर डेटा टाइप में 1.2 सेव नहीं कर सकते हो, 1.25 सेव नहीं कर सकते हो, आपको सेव करना पड़ेगा एक इंटीजर वैल्यू भी। वैसे ही कैरेक्टर में आप एक कैरेक्टर सेव कर सकते हो, ABCDEFG, इवन 0912, लेकिन उसमें फिर 0912 करोगे तो उसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसको चेंज ना कर लो वापस से इंटीजर टाइप में, वो एज अ कैरेक्टर सेव रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है शॉर्ट, सॉरी, फ्लोट। फ्लोट में आप ये सेव कर सकते हो, और डेसिमल सेव कर सकते हो, 1.25 सेव कर सकते हो, -6.25 सेव कर सकते हो, ऐसे करके सेव कर सकते हो। फिर आता है डबल। अभी डबल और फ्लोट लगभग लगभग सेम है, डिफरेंस इतना है कि डबल में आप बहुत बड़ी वैल्यू भी सेव कर सकते हो। फ्लोट का मेमोरी थोड़ा कम होता है, फ्लोट थोड़ा कम बाइट्स खाता है, डबल ज़्यादा बाइट्स खाता है। ठीक है, 4 और 8 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आप देख लेना, ठीक है, वो आप गूगल कर सकते हो, पर ऐसा होता है। उसके बाद फिर उस पर टाइप मॉडिफायर्स लगते हैं, जैसे अगर मैंने बोला साइंड इंट रहेगा, साइंड इंट मतलब अभी वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही सेव कर पाएगा। ठीक है, वो साइन रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अनसाइंड मतलब वो साइन नहीं है, वो नेगेटिव भी सेव कर सकता है, पॉजिटिव भी सेव कर सकता है। शॉर्ट, अभी शॉर्ट लिखा तो वो मेमोरी कम खाएगा, फिर वही कंसेप्ट है, अभी आपको ये गूगल करना होगा कि वो कितना मेमोरी खाता है। शॉर्ट इंट जो है वो मेमोरी कम खाएगा, कम उसमें रेंज होगी सेव करने की। लॉन्ग इंट में वो ज़्यादा सेव करेगा। इस तरीके से ये टाइप मॉडिफायर्स हैं, इंट के भी आगे लगा सकते हो, कैर के भी आगे लगा सकते हो, इस टाइप से लगा सकते हो। ठीक है, अभी डेराइव डेटा टाइप्स क्या होता है, एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्ट, यूनियन, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने पूरे इसमें। ठीक है, पर ये समझ लो कि ये फंडामेंटल, मतलब प्राइमरी टाइप के डेटा टाइप्स नहीं होते हैं, ये उससे डिराइव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंड बना दिया, अभी मुझे बहुत सारे इंड सेव करने हैं, मान लो मुझे 10 इंड सेव करने हैं एक ही, और उस पूरे मेमोरी एड्रेस का मेरे को एक ही नाम रखना है, तो मैं एक एरे बनाऊंगा इंट टाइप का। ठीक है, तो जितने भी मेमोरी एड्रेस उसने एलोकेट किए, और वो सिक्वेंसली करेगा क्योंकि एरे में सिक्वेंसली डेटा मेमोरीज सेव होते हैं, तो वो पूरे रेंज का, वो पूरे मेमोरी रेंज का मैं एक ही नाम रखूँ, तो वो एरे कहलाएगा। ठीक है,
इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डेराइव डेटा टाइप्स भी होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, स्ट्रक्ट होता है, यूनियन होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम अपने एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक सी प्रोग्राम को लिखते हैं, हमारे डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, और हम उनको कंसोल में कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अभी अभी तक मैंने लिखा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो आई डॉट एच, ये हो गया इंट मेन, यहीं से हमारा पूरा प्रोग्राम चालू होगा। तो इधर हमने बनाया एक इंट टाइप का वेरिएबल, इसका मैंने नाम रखा होल नंबर, चलो रख दिया, ये होल नंबर सेव कर सकता है, नॉट जस्ट होल नंबर, कोई भी इंटीजर सेव कर सकता है, माइनस भी यूज़ कर सेव कर सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको डब्ल्यू एच नाम रखूँगा और 46 दूँगा। अभी कोई भी लाइन एंड करने के लिए मैंने सेमीकोलन दे दिया, ये मतलब इसका मतलब यहाँ पे लाइन एंड हो गई, अभी नई लाइन चालू होगी। ठीक है, मैं ना बिना लाइन शुरू किए यहाँ भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ भी लिख सकता हूँ ऐसे एंड और कुछ दूसरा, जैसे नेगेटिव नंबर एन नाम रख दिया, ऐसे भी कर सकता हूँ, बट ये दिखने में बहुत गंदा दिखता है और कोड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम यूजुअली एंटर दे के यूज़ करते हैं। तो एक तो एंट हो गया, एक हमारा कैरेक्टर हो गया, लेट से कैरेक्टर का नाम रखा मैंने, नेम ही रख दिया, कैरेक्टर नेम, और इस पर सिंगल कैरेक्टर सेव कर सकते हैं, तो मैंने आर कर दिया, मेरा इनिशियल है आर से, तो मैंने आर से शुरू कर दिया। अभी हमने डाला एक फ्लोट टाइप का। ठीक है, फ्लोट ये डेसिमल नंबर सेव कर सकता है, इसका मैंने नाम रख दिया डेसिमल नंबर डी एन, और मैंने इसमें डाला 76.46, लेट्स से 46 ऊपर भी है, चलो 23। ठीक है, अभी ये फ्लोट हो गया। अभी इन तीनों का करना क्या है, इस पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करके, ये पहले तो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, वही देख लेते हैं। तो अगर मैंने किया कि एक मैंने, अच्छा अभी बताओ, अगर मुझे एंड जोड़ना है और फ्लोट जोड़ना है, तो जो मेरा रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑब्वियसली पॉइंट में डेसिमल्स में निकल के आएगा। तो अगर तो मेरे को आगे प्रोग्रामिंग में डेसिमल्स रिक्वायर्ड है, तो मैं नए वाले जो रिज़ल्ट होगा उसको फ्लोट लूँगा, अगर डेसिमल्स रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं नए वाले इसको वेरिएबल को इंट लूँगा। ठीक है, मैंने ले लिया इसमें फ्लोट, तो मेरे को डेसिमल्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, मैं इसका नाम रखा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में मैंने जोड़ दिया डब्ल्यू एच को, प्लस कर दिया डी एन के साथ, ये मेरा अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया प्लस का। ठीक है, अभी मेरे को देखना रिज़ल्ट आया क्या, तो रिज़ल्ट जो भी आएगा वो हम कहाँ देखेंगे, हम कंसोल में देखेंगे। ठीक है, कंसोल मतलब हमारा स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन होगा वो। ठीक है, तो हमने किया प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का पहला आर्गुमेंट हमेशा वो मैसेज होता है जो मैसेज आपने कंसोल में देखना है, तो मैंने इसमें डाला आवर रिजल्ट इज़, अच्छा अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम वेरिएबल्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई प्लेस होल्डर डालते हैं। प्लेस होल्डर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, अगर तो वो इंटीजर है तो फिर हम मॉड्यूलो डी डालते हैं, मॉड्यूलो मतलब ये परसेंटेज वाला सिंबल। ठीक है, ये वाला सिंबल, ये मतलब हमारा इंटीजर प्रिंट होगा यहाँ पे। तो अगर हमने डब्ल्यू एच प्रिंट करना था तो हम मॉड्यूलो डी डालते हैं, अगर हमने प्रिंट करना है रेस, जो हमारा रिजल्ट है वो है फ्लोट टाइप का, फ्लोट को करने के लिए हम प्लेस होल्डर डालते हैं मॉड्यूलो एफ। अभी हमने यहाँ पे प्रिंट करना है रेस। ठीक है, ये हमने कर दिया लाइन को एंड। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे, एक मिनट सॉरी, और यहाँ हम लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो। वही रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर बनाया था और ज़ीरो एक इंटीजर है। ठीक है, और ये लिखना कंपलसरी होता है। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको कि ये रिटर्न स्टेटमेंट एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, अभी के लिए बस जान लो कि मेन से हम हमेशा रिटर्न ज़ीरो करते हैं, ये अभी सिंप्लिसिटी के सेक के लिए। ठीक है, चलो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अच्छा कन्फिगर नहीं है, फॉर्मेट है, चलो कोई नहीं, ये रन करेगा बिना फॉर्मेट के भी। ओके, इसको मैंने किया सेव। अब ये प्रिंट एफ, अब मैंने आपको बताया मेन से शुरू होता है तो मेन से चालू होगा, और ये प्रिंट एफ यहाँ पे पहले तीन वेरिएबल्स डिफाइन करेगा, तीन वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद फिर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, उसको रेस में सेव करेगा और फिर रेस को डिस्प्ले करेगा। चलो करके देखते हैं। हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे इस पूरे सी फाइल को कंपाइल करने के लिए वो होगा हमारा जीसीसी कंपाइलर, बहुत फेमस कंपाइलर है, आपने भी वही यूज़ करना है। सबसे पहले हम इस फोल्डर पे लेसन ज़ीरो पे एक टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, वो होगा हमारा कंसोल,
तो हमने करना है व्यू टर्मिनल। अभी देखो ये नॉलेज कैशे पे ओपन है ना, पर ये हमारी फाइल लेसन ज़ीरो वाले फोल्डर के अंदर है। तो हम जाएंगे पहले लेसन ज़ीरो वाले फोल्डर के अंदर, cd लेसन ज़ीरो गए, लेसन ज़ीरो के अंदर है। अभी हम यूज़ करेंगे जीसीसी कंपाइलर, अपना फाइल का नाम डालेंगे hello.c, ये कंपाइल करना है इसको, और ये डालेंगे फ्लैग स्लैश डैश ओ। ये क्या करेगा, हमारा आउटपुट फाइल का नाम डिफाइन करेगा। यूजुअली हम जब कंपाइल कर रहे होते हैं एक फाइल के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमारा आउटपुट फाइल का भी नाम सेम ही रखते हैं, हेलो डॉट सी रखा है तो हेलो डॉट आउट रहेगा। बट यहाँ मैं चेंज करके दिखाऊंगा क्योंकि वो चेंज भी किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए। तो मैं नाम रखूँगा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट नहीं रखते, रिजल्ट रखते हैं, रिजल्ट ज़्यादा आसान रहेगा। अभी ये क्या करेगा, और एक्सटेंशन होगा डॉट आउट। अभी ये क्या करेगा, जीसीसी हेलो डॉट सी फाइल को पकड़ेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा रिजल्ट डॉट आउट करके, जो यूनिक्स टाइप ऑफ मशीन्स पे रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा वो। मैंने किया इंटर, इसने बना दिया रिजल्ट डॉट आउट करके एक बाइनरी फाइल। अभी देखो ये, जिसको मैंने जब ओपन करने का ट्राई किया अपने टेक्स्ट एडिटर पे, तो इसने लिखा कि फाइल कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज़ ईदर बाइनरी और यूजेज एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट इनकोडिंग। नहीं भाई, ये दूसरा वाला ट्रू नहीं है, इट इज़ बाइनरी, ठीक है। बाइनरी फाइल को रन करने के लिए हम डायरेक्टली उसको रन कर सकते हैं यूनिक्स टाइप के मशीन पे। तो हम उसी फोल्डर पे हैं, तो सेम फोल्डर डॉट स्लैश और फाइल का नाम रिजल्ट डॉट ओ, ये बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट होगा। देखो हमारा फ्लोट प्रिंट हो गया और रिजल्ट इज़ 122.230000 एंड इट कंटिन्यूस गोज ऑन, ठीक है। अभी सेम अगर हम इस फाइल पे वापस आएँ और हमने इसे बना दिया इंट, तब देखना क्या होगा। अभी ये डेसिमल्स नहीं आएगा क्योंकि फ्लोट में डेसिमल सपोर्ट करता था बट इंट में डेसिमल सपोर्ट नहीं करेगा। तो प्लेस होल्डर पे हमें चेंज करना होगा मॉड्यूलो डी, ठीक है। और अब मैंने इसका अगर दोबारा से कंपाइल किया और इस बार नाम रखा डिफरेंट कुछ, ठीक है, ये नाम रखा मैंने इंटीजर रिजल्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। तो ये देखो ये दूसरा बाइनरी आउटपुट बन गया। अभी ये वाला जो बना है बाइनरी आउटपुट, ये हमारे अच्छा एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। इसको हमें करना पड़ेगा डिलीट, इसे हमें करना पड़ेगा पहले सेव, फिर से हम कंपाइल करेंगे, सॉरी। फिर से कंपाइल किया। अब ये वाला जो बना है ये नए कोड के हिसाब से बना है, तो इसमें जो रेस है वो इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हम इंट रेस को रन करें तो हमें मिलेगा एक इंटीजर वैल्यू अपने आउटपुट पे। बट अगर हम रिज़ल्ट को ये रन करें तो हमें मिलेगा एक फ्लोट वैल्यू, क्योंकि वो पुराने प्रोग्राम में फ्लोट था। चलो करके देखते हैं। हमने रन किया रिज़ल्ट को, हमें मिला फ्लोट वैल्यू। फिर अभी हमने रन करना है इंटीजर रिज़ल्ट को, ठीक है, तब हमें मिलेगा इंटीजर वैल्यू। देखो 122 है ना, डेसिमल के बाद का नहीं पकड़ा उसने। अभी ये परसेंटेज क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं पता, मे बी एंड ऑफ लाइन डिफाइन करता होगा मैं। बट अगर मैंने इसे स्लैश एन कर दिया तो स्लैश एन का मतलब होता है भाई एक लाइन चेंज कर देना, तो आपने जो भी प्रिंट करना वो उस लाइन के बाद करना। और फिर मैंने इसको सेव किया और फिर दोबारा से इसका आउटपुट फाइल बनाया सेम ही नाम से इंटरेस्ट, फिर रन किया तो इसने सही से प्रिंट कर दिया। देखो लास्ट का मॉड्यूलो नहीं आया, तो किस रीज़न से आ रहा था आई डोंट नो, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है हमारा सी का कोड। अब इसके आगे जो चीज़ें हैं वो हैं डेटा टाइप्स। मैंने आपको बता दिया इंटीजर, प्राइमरी डेटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, टाइप मॉडिफायर, साइंड, अनसाइंड। ये थ्योरी समझ लो कि साइंड इंटीजर्स जो हैं वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर सेव करते हैं, अनसाइंड इंटीजर पॉजिटिव भी सेव कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। शॉर्ट थोड़ा कम मेमोरी एलोकेट करता है, लॉन्ग थोड़ा इंट से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो हमें ऐसे डिफाइन करना होता है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ऐसे करके। डिराइव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्ट, यूनियन, और भी होते हैं बट इसको हम आगे पढ़ेंगे। हिडन जेम इसमें क्या है, साइज ऑफ। हाँ चलो, साइज ऑफ क्या होता है, वो उसने कितना मेमोरी एलोकेट किया हुआ है ये हमें पता चल जाता है। तो अगर हम साइज ऑफ यूज़ करें, ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि इंटीजर कितना मेमोरी एलोकेट कर रहा है मेरे मशीन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे आएँ, मेरा मशीन 64 बिट का है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटीजर कितना
जगह खाता है वो पता चल जाएगा।